हमारा अगला टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या कहता है? डेफिनेशन क्या है इसकी? इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यह क्या कह रहा है कि जो मोमेंटम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वह क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस फोर्स के। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी मोमेंटम की? वही डायरेक्शन होगी जो डायरेक्शन फोर्स की है। अब आइए हम समझते हैं कि यह जो एक टर्म आई है मोमेंटम, यह क्या होती है? मोमेंटम क्या है? सपोज एक ट्रक खड़ा है रोड के किनारे, आप उसके आगे खड़े हैं, तो क्या ये आप पर कोई इफेक्ट डाल सकता है या किसी की जान ले ले सकता है? नहीं ले सकता। लेकिन यही ट्रक अगर इवन 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी मूव कर रहा हो और इसके कोई आगे आता है तो यह उसको मार सकता है, क्योंकि उसका जो मास जो है वो बहुत ज्यादा है। ये यूं कहें कि एक ऑब्जेक्ट जैसे बुलेट है जिसका मास बहुत कम है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी होती है वह बहुत ज्यादा होती है। यह भी किसी भी व्यक्ति को या किसी की भी जान ले सकती है। यानी कि या तो जो इम्पैक्ट होगा फोर्स का वह किस किस पे डिपेंड करता है? मास पे भी करता है, वेलोसिटी भी करता है। या यूं कहें कि फोर्स से हम जो वेलोसिटी जनरेट करवाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से वह भी इम्पैक्ट डालती है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए इनको कंबाइन करके एक टर्म बनाई गई है मोमेंटम, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, या कहें द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम। जो चेंज इन मोमेंटम है वह केवल फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि इसके टाइम पे भी डिपेंड करता है कि फोर्स हमने कितने टाइम के लिए लगाया गया है। सपोज कोई गाड़ी खड़ी है और उसको आप धक्का देकर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अगर उसको एकदम से धक्का दें और फोर्स ज़्यादा टाइम तक ना लगाएं तो क्या वो स्टार्ट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। लेकिन उसी गाड़ी पे अगर हम कुछ देर तक धक्का लगाते रहें, यानी कि टाइम जो है अप्लाइड फोर्स का वो बढ़ा दें, तो क्या होगा? वेलोसिटी जनरेट होगी, या यूं कह लें कि वो उसमें मोमेंटम हो जाएगा, एक्सेलरेट करेगी, तो वो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। कह सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे डिपेंड करता है और टाइम ऑफ इम्पैक्ट पे भी डिपेंड करता है। अगला टॉपिक है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो, सपोज एन ऑब्जेक्ट of mass m is moving in a straight line with initial velocity u. When we applied force, it accelerate with the velocity of v in time t. जब इस पे फोर्स लगाते हैं हम, तो सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फोर्स लगाते हैं कुछ टाइम t के लिए, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v। तो इसका मोमेंटम में चेंज, इसका सपोज करो मोमेंटम है p1, इसका मोमेंटम है p2। अभी मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? या यूं कहें चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1। सपोज इसका जो मोमेंटम वो क्या है? p2 है, इसका मोमेंटम क्या है? p1 है। तो चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा? इसका मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि मास इंटू यहाँ वेलोसिटी कितनी है? v, माइनस मास इंटू वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u। ये यूं कहें
m को कॉमन ले लेते हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा, m माइनस यू। यह आ गया चेंज इन मोमेंटम। अगर इसकी रेट निकालें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, m इंटू वी माइनस यू बाई टी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को भी क्या बोलते हैं हम, फोर्स। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, m इंटू वी माइनस यू बाई टी। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, v माइनस यू बाई टी किसके इक्वल हो जाता है, v माइनस यू किसके इक्वल था, a टी के। अब अगर t को इस तरफ ले आए, v माइनस यू बाई टी किसके इक्वल हो जाएगा, a के। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या लिख सकते हैं हम, a। तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, m इंटू ए। या कह सकते हैं f जो है किसके इक्वल है, यहाँ एक कांस्टेंट लगा देते हैं जिसकी वैल्यू 1 होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स किसके इक्वल हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसकी यूनिट क्या होगी, अगर यूनिट देखें, मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं न्यूटन। इसी तरह अगर मोमेंटम की अगर यूनिट की बात करें हम, मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। ये मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इट स्टेट दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, द सेकंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली exert a equal and opposite force back on the first object। और इसको कह सकते हैं, for an action there is always a equal and opposite reaction। ये यूं कहें कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ये ऑब्जेक्ट ये कह रहा है कि सपोज दो ऑब्जेक्ट हैं और ये एक दूसरे से टकरा जाते हैं, तो जितना फोर्स ये जो ऑब्जेक्ट इस सेकंड ऑब्जेक्ट पे लगाएगा, उतना ही फोर्स सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर लगाएगा, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ गए कि जब ऑब्जेक्ट टकराते हैं, या यूं कहें कि दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं या एक दूसरे फोर्स लगाते हैं, तो वह फोर्स जो है इक्वल होता है, अपोजिट होता है इन डायरेक्शन। तुमने देखा होगा, अगर हम नाव से उतर रहे हैं, किनारे पर उतर रहे हैं, तो जैसे हम उससे जंप करते हैं तो नाव पीछे की तरफ चली जाती है और हम आगे की तरफ चले जाते हैं। तो नाव और हमारी बॉडी के बीच में क्या है, इक्वल और अपोजिट फोर्स है। लेकिन वह फोर्स से आने वाला जो मोमेंटम होगा वो उस बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा। अब इसी तरह अगर हम बुलेट फायर करते हैं, तो जो पिस्टल होती है या बंदूक होती है, जैसे हम फायर करते हैं तो वह पीछे की तरफ झटका मारती है और बुलेट आगे की तरफ चली जाती है। हमने देखा होगा कि जो बंदूक है वो है कम दूरी तय कर पाती है पीछे की तरफ, और बुलेट बहुत दूर तक चली जाती है। क्यों, बुलेट का मास जो है गन से कम है, इसलिए उसकी वेलोसिटी जो है, या यूं कहें कि उसका जो मोमेंटम है वो ज़्यादा होगा बजाय कि बंदूक के मोमेंटम से। अगला टॉपिक हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसको लॉ ऑफ मोशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। तो देखते हैं,
सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m a है और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m b है। यह ऑब्जेक्ट एक वेलोसिटी u a से मूव कर रहा है उस तरफ। यह जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m b है, यह वेलोसिटी v b से u b से मूव कर रहा है, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u a है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u b है। एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कुछ देर बाद ये दोनों टकरा जाते हैं, तो A B पर फोर्स लगाएगा, B A पर फोर्स लगाएगा। जो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट होगा वह कितना फोर्स लगा रहा है, FAB, यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय A ऑन B रिप्रेजेंटेड बाय FAB। यह क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय A ऑन B। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है B A पर फोर्स लगाएगा, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं FBA से, यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट B ऑन A। ये दोनों क्या होंगे, फोर्स इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट होंगे डायरेक्शन में। अब देखो फोर्स किसके इक्वल पढ़ा था हमने, फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो फर्स्ट फोर्स होगा जो A B पर लगा रहा है वो किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। A किसके इक्वल होता है, V माइनस यू बाई टी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की। अब कोलिजन के बाद क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट ए है वह कितनी वेलोसिटी अटेन कर लेता है, वी ए, और जो ऑब्जेक्ट बी है वह कितनी वेलोसिटी अटेन कर लेता है, वी बी। ये इनकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनकी फाइनल वेलोसिटी है, यू ए यू बी, वी ए वी बी। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी ए, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू ए बाई टी। इसी तरह जो फोर्स एफ बी ए होगा वो क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट एम बी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट बी, वी बी माइनस यू बी ऑन टी। अब ये जो दोनों फोर्स होंगे क्या होंगे, इक्वल होंगे। एफ ए बी किसके इक्वल होगा, एफ बी ए, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होगी वो अलग होगी, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ बी ए। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, एफ ए बी की वैल्यू क्या है, एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए अपॉन टी किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए सॉरी बी अपॉन टी। अब इसको सोल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, टी से टी कैंसिल हो गया, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी। अब इस टर्म को इधर ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा, एम एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू एम बी यू बी प्लस एम ए यू ए। इसका क्या मतलब हो गया, जो कोलिजन से पहले जो टोटल मोमेंटम था दोनों ऑब्जेक्ट का वह किसके इक्वल होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।